Hello everyone. Welcome to the new lecture of modern Indian history. इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि यूरोपियंस जो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर हैं और उनमें भी खासकर ब्रिटिशर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन पॉलिटी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा है ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स भी यूरोप के हैं, अदर प्लेयर्स भी यूरोप से इंडिया आए थे, फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज, फॉर एग्जांपल डेन्स, डच, फ्रेंच। तो हम आज ये जानेंगे कि उनके भारत आने का कारण क्या था। व्हाट वाज द रीजन फॉर देयर अराइवल। इसके पहले चैप्टर में हमने जाना था, इसके पहले लेक्चर में, कि 18th सेंचुरी इंडिया की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, स्टेटस ऑफ एजुकेशन, स्टेटस ऑफ वुमेन कैसे थे। और हमने जाना था कि भैया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियों का भारत आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे। क्या यह शब्द आगमन या एडवेंट बोलने का मतलब है क्या यूरोप पहली बार भारत से कांटेक्ट साध रहे हैं? क्या पहली बार इंडिया इनके कनेक्शन में आ रहा है? क्या एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में इंडिया यूरोप से कनेक्टेड नहीं था? आज इन बातों की चर्चा करेंगे कि इस एडवेंट का मतलब क्या है, और इसको हमें समझना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला यूरोपीय जो हमें भारत में आते हुए दिखता है, वो सबसे बड़ा इवेंट होता है 1498 में। कौन आया? वास्को ड गामा आया। ही वॉज ए पोर्चुगीज, पुर्तगाली था ये। कब भारत पहुंचा है? 1498 में। कहां पहुंचा है? कालीकट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तट पे कालीकट में पहुंचता है। हिंदू शासक जैमुरिन उसका स्वागत करते हैं, ट्रेड के लिए ऑथराइज करते हैं। ये सब बातें आगे फर्दर हम देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, हमें यह देखना है कि वास्को डी गामा टुक द सी रूट। इंपॉर्टेंट बात यह है, ही टुक द सी रूट, समुद्री मार्ग से भारत आया है, केप ऑफ गुड होप पार करते हुए। वेस्टर्न अफ्रीका, यूरोप से निकला है वो, वेस्टर्न अफ्रीका पार करते हुए केप ऑफ गुड होप से वो भारत पहुंचा है। इसके पहले भी एंशिएंट टाइम से, अभी से नहीं, एंशिएंट टाइम से यूरोपीय जो हैं वो भारत के कांटेक्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा पहला ऐसा यूरोपीय है जो भारत से पहली बार कांटेक्ट साधने की कोशिश कर रहा है या भारत में पहली बार आया है। एंशिएंट टाइम से आप देखेंगे, जब आप अलेक्जेंडर का नाम सुनेंगे, जब ग्रेको रोमन एम्पायर का नाम सुनेंगे, जब जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उस समय हम क्या देखेंगे कि यूरोपीय कंटिन्यूअसली इंडिया के साथ ट्रेड टाइज में थे। लगातार इंडिया से व्यापार के संबंध स्थापित थे यूरोप से। इंडियन सिल्क, इंडियन कॉटन, स्पाइसेस, जूट, इंडियन जेमस्टोन्स बड़े फेमस थे ऑल ओवर वर्ल्ड। और यूरोपीय एंशिएंट टाइम से, प्राचीन इतिहास से देखा जाए तो भारत आते थे। भारत से इन सामानों का क्या होता था? आदान प्रदान कह लीजिए, इनका व्यापार होता था। लेकिन उसमें खास बात क्या थी? वो व्यापार सिर्फ लैंड रूट से होता था। किससे? सिर्फ थल मार्ग से और रेड सी, लाल सागर से। अब आप थल मार्ग के बारे में सोचेंगे कि यहां यूरोप है, यहां भारत है, ये यूरोप हो गया, आपको यहां भारत देखने को मिलेगा, बीच में मिडिल ईस्ट है, यहां पे आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, वेस्ट एशिया का रीजन आपको यहां मिलेगा, ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और इंडिया के बॉर्डरिंग क्षेत्र जो है, रीजन होंगे। तो
ये जो ट्रेड होता था ये बेसिकली कहां से होता था? ये लैंड रूट से होता था। ये किससे ट्रेड होता था? ये ट्रेड होता था बेसिकली लैंड रूट से एंड मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। संगम एज में भी हमें इसके एविडेंस मिले हैं कि ग्रीक्स सदर्न इंडिया से भी ट्रेड करते थे। कहां से? सदर्न इंडिया से, संगम पीरियड में। तो इसका मतलब ये तो बात फिर साबित हो गई कि भैया भारत से व्यापार हो रहा था। ऐसी बात नहीं कि 1498 में इसकी शुरुआत हुई, पहली बार कोई यूरोपीय भारत आए। यूरोपीय हमेशा से भारत आए, लेकिन उन्होंने हमेशा थल मार्ग का इस्तेमाल किया है और ज्यादा से ज्यादा रेड सी अरेबियन सी से सामान शिप में लोड हुआ, रेड सी के रास्ते मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट से वेस्ट एशिया थ्रू लैंड एंड देन टू यूरोप, द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी। रोमन इंपायर मेडिटेरियन सी के किनारे था पूरा। अगर इसको मेडिटेरियन सी मानेंगे तो यूरोपियन आपको रोमन इंपायर ऐसे देखने को मिलेगा। और इसमें प्रमुख केंद्र क्या था? प्रमुख केंद्र इसमें इटली था, क्योंकि इटली की जो प्रूडेंस है, इटली जो पेनिनसुलर इटली है, उसकी प्रूडेंस जो है मेडिटेरियन सी में ऐसी है कि वो नेचुरली, उसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है, वो नेचुरली एक ट्रेड सेंटर या ट्रेड हॉटस्पॉट बन जाता है। और साइड बाय साइड कॉन्स्टेंटिनोपल, एक बहुत बड़ा नाम जो आगे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज का इस्तांबुल है, टर्की में इस्तांबुल जो है आज का, वही कॉन्स्टेंटिनोपल है। वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, मेजर सेंटर था। पूरा हिस्ट्री जानेंगे, साइड बाय साइड लिंकिंग भी करते जाएंगे हम। आगे देखते हैं कि क्या फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एंशियंट टाइम से यूरोपीय हम देख रहे हैं कि भैया भारत आ रहे हैं लैंड रूट से, थल मार्ग से भारत आ रहे हैं। खास बात इनके में ये थी कि भैया ये समुद्री मार्ग से आए, लेकिन ये समुद्री मार्ग से आने के लिए मजबूर क्यों हुए? क्या मजबूर हुए थे या कोई और कारण था कि समुद्री मार्ग से आए? इसके लिए देखते हैं रीजन फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। इसके लिए क्या देखते हैं हम? रीजंस। इनमें हमको आंसर मिल जाएगा इस पॉइंट से कि भैया थल मार्ग से, समुद्री मार्ग से, या जिस मार्ग से भी आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कारण क्या है उसके पीछे। अगर रीजन की बात करें तो रीजन को मोस्टली हम दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू दी ऑटोमन टर्क्स। ये इवेंट कब हो रहा है? ये इवेंट हो रहा है 1453 में, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल है, जिसका नाम अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लिया था, कॉन्स्टेंटिनोपल है, उस पे उस्मानिया साम्राज्य का क्या हुआ? कब्जा हो गया। किसका? उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल पे। कब हुआ है ये इवेंट? ये घटना हुई है 1453 में। ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना ने न सिर्फ भारतीय इतिहास में अपनी जगह बनाई है, जबकि विश्व इतिहास में भी, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इस घटना का बहुत बड़ा, इस इवेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। पूरी यूरोप की जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है इस घटना की वजह से। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द ऑटोमन टर्क्स। ट्रेड रूट्स कह लीजिए, सोसाइटी कह लीजिए, रिलीजियस इंटरफेरेंस कह लीजिए, रिलीजियस वॉर्स कह लीजिए, होली वॉर्स कह लीजिए, काफी जो है कि उतार चढ़ाव, काफी उथल पुथल, काफी अनस्टेबिलिटी आई है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया में इस इवेंट की वजह से। सेकेंड रीजन क्या हुआ? पहला रीजन तो हमने ये देखा, ये फर्स्ट रीजन हो गया। सेकेंड रीजन हमारा क्या होगा? सेकेंड रीजन होगा हमारा यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसा। रेनेसा का क्या मतलब होता है? पुनर्जागरण। हम यहां ध्यान दीजिए, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं पुनर्जागरण, रिवाइवल, रीबर्थ। इसका मतलब यूरोप कभी जागा हुआ होगा,
बीच में सो गया होगा, फिर से उसका जगाया गया उसको, या फिर से वो जागा है, क्योंकि ये सिर्फ जागरण नहीं है, पुनर्जागरण है। और रेनेसां का जो टाइम पीरियड है, रेनेसां का टाइम पीरियड है 14th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी एडी, 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक ये घटना हुई है, ये टाइम पीरियड चला है पुनर्जागरण का यूरोप में। तो यूरोप कब जागा हुआ था? पहले ग्रेको रोमन साम्राज्य जब चाहा यूरोप में, 5वीं शताब्दी के पहले, 5th सेंचुरी एडी के पहले जो ग्रेको रोमन एम्पायर था वो काफी प्रॉस्परस, काफी संपन्न साम्राज्य था। वो भारत तक सोचिए उसका व्यापार हो रहा है, एक्सटेंसिव ट्रेड हो रहा है, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। आर्किटेक्चर के सेंस में कह लीजिए, लिटरेचर के सेंस में कह लीजिए, ह्यूमैनिज्म की बात कर लीजिए, रैशनैलिटी की बात कर लीजिए, हर तरह से बड़ी मैच्योरिटी थी उस ग्रेको रोमन एम्पायर में। बट कुछ ऐसे इवेंट्स हुए। इवेंट्स क्या हुए कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको बैजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, बाद में कोलैप्स कर जाते हैं। एक बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। एक बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, उसके बाद क्या होगा कि वो प्रॉस्पेरिटी, वो संपन्नता धीरे धीरे खोने लगती है यूरोप से। उसके बाद यूरोप में चर्च का, जो चर्च है और पोप है, उनका एकाधिकार, उनकी मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाती है ऑल ओवर यूरोप। अब यूरोप से रैशनैलिटी, तार्किकता, मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, यूरोप से साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, रिलीजियस टॉलरेशन, ये सारी बातें यूरोप से धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और डार्क एज का टाइम पीरियड जो, और ये टाइम पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डार्क एज कब से कब तक चला है, जिसमें चर्च का शासन हो गया था, ये 5th सेंचुरी एडी से लेके 13th सेंचुरी एडी तक चला है, 5वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक। और 5वीं शताब्दी के पहले ग्रेको रोमन साम्राज्य था। ये यूरोप का अंधकार युग है, 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक। अंधकार युग क्यों था आप समझ गए होंगे। तार्किक सोच नहीं है, मानवतावाद नहीं है, धर्म में कट्टरपंथता है, कट्टर रहे हैं लोग धर्म को लेके। चर्च जिस पे आरोप लगा रहा है उसको सरेआम जो है कि सजा दी जा रही है, असैसिनेशन हो रहा है। जस्टिस का कोई सिस्टम नहीं है, अपील का कोई सिस्टम नहीं है। राजा और रानी तक गद्दी पे जब बैठ रहे हैं तो वो चर्च के आदेश से बैठ रहे हैं। लोगों के पास अधिकार के नाम पे कुछ नहीं है। चर्च के खिलाफ जिसने आवाज उठाई, जब भी आवाज उठाई, उसको सरेआम उसका असैसिनेशन किया गया। तो ये क्या है, किस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यूरोप में क्या है, डार्क एज चल रहा है। उस डार्क एज के बाद क्या हुआ, रेनेसां का पीरियड कैसे आया। उस डार्क एज के बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ इनलाइटेंड थिंकर्स, रूसो, वोल्टायर, मोंटेस्क्यू, बहुत से ऐसे इनलाइटेंड थिंकर्स आए जो धीरे धीरे यूरोप में क्या लाए, रेनेसां, पुनर्जागरण का काम किया। अपनी एंशिएंट ग्लोरी को क्या किया, अपनी एंशिएंट पास्ट को ग्लोरीफाई किया, रीजन का एस्टेब्लिशमेंट किया, ह्यूमैनिज्म का एस्टेब्लिशमेंट किया, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया लोगों में, अपने राइटिंग से, अपने स्पीचेस से, अपनी पब्लिशिंग से। ये पीरियड क्या कहलाया, रेनेसां का पीरियड कहलाया। रेनेसां का पीरियड हर स्फीयर में, सोशल स्फीयर में कह लीजिए, इकोनॉमिक स्फीयर में कह लीजिए, पॉलिटिकल स्फीयर में, ह्यूमैनिज्म में, हर स्फीयर में, हर क्षेत्र में रेनेसां ने क्या किया है, बदलाव लाया है। रेनेसां के पीरियड ने लोगों को पुराने प्राचीन काल से लेके मॉडर्निटी की तरफ बढ़ाया है। जो एंशिएंट थिंकिंग होती है, प्राचीन सोच होती है, उससे लेके जो रूढ़िवाद सोच होती है, रूढ़िवादी सोच, उससे लेके आधुनिक सोच की तरफ बढ़ाया है लोगों को, पूरे यूरोप को। और इस रेनेसां, ये जो ऐसी जो ये रेनेसां का टाइम पीरियड चला है, इस रेनेसां का इंपैक्ट ना सिर्फ यूरोप में, जबकि विश्व के ज्यादातर देशों के इतिहास में इसका हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हिस्ट्री के लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे, मैं कनेक्ट करके आपको बताता जाऊंगा कि रेनेसां का इंपैक्ट कहां कहां और किन किन रूपों में पड़ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कह लीजिए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कह लीजिए, यूनिफिकेशन होगा जर्मनी का, इटली का, यहां तक कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी रेनेसां का इंपैक्ट था। चलिए आगे देखते हैं कि रेनेसां कैसे रीजन बनता है। एक रीजन तो हमने देखी है कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द ऑटोमन,
दूसरा रीजन क्या बना, रेनेसा इन यूरोप। रेनेसा आने की वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमैनिज्म का विकास हुआ। दूसरा साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। तीसरा रिलीजियस टॉलरेशन बढ़ा है यूरोप में। ये 3 फैक्टर्स रेनेसा के हैं। हमारा फोकस रहेगा साइंटिफिक डिस्कवरीज पे। द यूरोपियंस बिकेम पायोनियर इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग। किसमें, आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग। पानी के बड़े जहाज बनने लगे पुनर्जागरण काल की वजह से। नई सोच का विकास हुआ था, नई साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुए थे लोगों में, स्टडीज में, टेक्निकल एजुकेशन में बदलाव आया था। उसकी वजह से हम क्या देखते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी। उसमें साइंटिफिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो रहा था, लोगों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, शिप बिल्डिंग के आर्ट में इन्होंने पायनियर कर लिया। शिप बिल्डिंग के आर्ट के साथ साथ नेविगेशन में भी, शिप बिल्डिंग के साथ साथ नेविगेशन में भी यूरोपियंस पायनियर होने लगे थे। यूरोपियंस पायनियर होने लगे थे इन 2 चीजों में, नेविगेशन में एंड शिप बिल्डिंग में। अब ये दोनों रीजन कैसे कंबाइन होके एक फैक्टर तैयार कर रहे हैं, जिन फैक्टर की वजह से यूरोपीय भारत आ रहे हैं थ्रू सी रूट। अब कॉन्स्टेंटिनोपल है जो आज का, करेंटली आज का जो मॉडर्न इस्तांबुल है। इस्तांबुल कहां है, इस्तांबुल है टर्की में, वही कॉन्स्टेंटिनोपल है। एंशियंट एजेस में, मिडिल एजेस में, मॉडर्न एजेस में कॉन्स्टेंटिनोपल हमेशा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, एक हमेशा एक इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट था। इसको कह सकते हैं इट वॉज अ मेजर लिंक। किसके बीच में लिंक, बिटवीन यूरोप एंड द ईस्ट, ओरिएंटल, बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट। वेस्ट एशिया में इस्तांबुल पड़ता है, एक लिंक था, यूरोपियन ट्रेडर्स इस्तांबुल एंड देन द रीजन्स ऑफ ईस्ट, दैट इज इंडिया। कॉन्स्टेंटिनोपल जब तक रोमन्स के हाथ में था, रोमन इंपायर के हाथ में था, और रोमन इंपायर में खासकर ज्यादातर समय ये बाइजेंटाइन इंपायर के हाथ पे रहा। बाइजेंटाइन इंपायर मतलब ईस्टर्न रोमन इंपायर, बाइजेंटाइन इंपायर, ईस्टर्न रोमन इंपायर। उसकी कैपिटल रही है कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटाइन इंपायर की। कॉन्स्टेंटिनोपल इतना बड़ा ट्रेड सेंटर था, इतना बड़ा हॉटस्पॉट था कि ऑटोमन्स ने यह सोचा कि जब तक कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमारा कब्जा नहीं होगा, हमारा प्रभुत्व नहीं होगा, तब तक यूरोप पे, या तब तक ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका पे हमारा कब्जा नहीं हो सकता। कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा करना जरूरी था, और ये कई अटेम्प्ट करते हैं, ऑटोमन्स कई अटेम्प्ट करते हैं। बाद में जाके इन 1453 हम क्या देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे फाइनली ऑटोमन्स ने कब्जा कर लिया। महमद वन किंग था ये ऑटोमन साम्राज्य का, महमद, MEHMED, महमद वन, महमूद कह लीजिए, महमद कह लीजिए, इसने ऑटोमन पे कब्जा किया। और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना किसने की, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की थी ओस्मान ने, ओस्मान फर्स्ट। (1453) में हम क्या देखते हैं, ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। अब ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया, इसका मतलब कि इस्लामिक रूल स्टेब्लिश हो चुका है ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया पे। अब यूरोपियों को जो पहले फ्री पास मिलता था ट्रेड करने का, यूरोप वाया ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, देन टू इंडिया,
अब वो राह जो थे, अब जो रास्ता है वो हिंड्रेंस पैदा हो रहा है उसमें, क्योंकि अब कौन बैठे हैं, अब ऑटोमन्स बैठे हैं यहां पे बीच रास्ते पे। ऑटोमन्स अब ज्यादा टैक्स रेवेन्यू चार्ज करेंगे और कई मामलों में तो ट्रेड भी नहीं करने दे रहे हैं। अब यूरोपियंस को ट्रेड में लॉस हो रहा है, क्योंकि यूरोप में डिमांड तो है इंडियन गुड्स की, रेनेसा का पीरियड भी आ गया है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी अपराइज हुआ है, लोग अच्छे लग्जरियस इंडियन गुड्स और इंडियन गुड्स की हैवी डिमांड कर रहे हैं यूरोप में। लेकिन सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज एक हिंड्रेंस क्रिएट हो गया है बीच में। तो अब जो यूरोपियन कंपनीज हैं, अब जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें एक ऐसा अल्टरनेट रूट चाहिए जिसकी वजह से, जिसके थ्रू वो इंडिया डायरेक्ट पहुंच सके, कोई बीच में हिंड्रेंस ना हो। तब क्या करते हैं, तब कई अटेम्प्ट लेते हुए, और साइड बाय साइड हम क्या देख रहे हैं, शिप बिल्डिंग में पायनियर हो ही चुके हैं। एक रीजन ये भी डेवलप हो गया है कि भैया लैंड रूट से अब इंडिया नहीं पहुंच सकते, देन दे ऑप्ट द सी रूट। बात समझ रहे हैं? 1498 में हम क्या कह रहे हैं कि पहला सी रूट डिस्कवर किया किसने, वास्को डी गामा ने। 11th मंथ की जर्नी कवर की किसने, 1497 में ये निकला है पोर्चुगाल से, और 11th मंथ की 11 महीनों की जर्नी इसने कंप्लीट की है, और तब जाके ये कालीकट पहुंचा है। लेकिन इसके पहले भी 1498 के 10 साल पहले भी, 1497 के 10 साल पहले भी बार्थोलोमियो डायस, एक और एक्सप्लोरर था पुर्तगाल का, बार्थोलोमियो डायस। बार्थोलोमियो डायस ये भी एक्सप्लोरेशन में निकले थे, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप पर आए, उनको लगा कि इंडिया मिल गया, जबकि ऐसा नहीं था। अफ्रीका के जो सदर्न टिप है, मान लीजिए ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और यहां कहीं आपको इंडिया देखने को मिलेगा। बार्थोलोमियो डायस यहां से निकले हैं, यहां पहुंचे केप ऑफ गुड होप पे, शायद ये आपके उसमें नहीं आ रहा होगा फ्रेम में, मैं इसको फ्रेम में लाता हूं, एक मिनट। ये मान लीजिए यूरोप है, ये अफ्रीका, और आपको समवेयर हियर यू विल फाइंड इंडिया। बार्थोलोमियो डायस यहां से निकले हैं, यहां पर आए हैं, और इनको लगा कि इंडिया मिल गया, ये इंडिया है। ऐसा नहीं था। और ये बार्थोलोमियो पहले आदमी ऐसे नहीं है जो इंडिया के कंफ्यूजन में कहीं और चले गए, बहुत से ऐसे लोग हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस भी, कई ऐसे नेविगेटर्स हैं जो अपने कंट्री से निकले हैं खोजने के लिए क्या, रूट टू इंडिया, बट वो कहीं और चले गए। ब्राजील की खोज हो गई, अमेरिका की खोज हो गई, लेकिन पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किसने लिया, वास्को डी गामा ने। ये यूरोप से निकला है, केप ऑफ गुड पे आया है, एंड केप ऑफ गुड के थ्रू यहां पे सीधे कालीकट कोस्ट पे पहुंचा है। अटलांटिक ओशन, सम पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, अरेबियन सी, देन टू इंडिया। ये जो रास्ता था रिस्ट्रिक्टेड हो गया था ऑटोमन्स के लिए, ऑटोमन्स की वजह से ये रूट इससे नहीं आ सकते थे, उन्हें एक अल्टरनेट रूट चाहिए था, तो दे टुक द सी रूट एंड रीच्ड इंडिया। कॉन्स्टेंटिनोपल की इंपॉर्टेंस आप समझ चुके होंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी आज भी कोई बहुत बड़ी ट्रेड सेंटर है, कोई बहुत बड़ा आपका इकोनॉमिक हब है, उसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए बनी रहती है, उसकी सिक्योरिटी में इसीलिए इतने फोर्सेस लगाए जाते हैं, क्योंकि दैट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, बहुत बड़ा वो अर्बन हब है, वहां पे मनी का एक्सचेंज बहुत हो रहा है वहां पे। एंड whosoever controls the trade and trade routes controls the history and the politics of the region. ये बात श्योर है, whosoever control trade and trade routes will control the politics of the region
एंड ही और शी विल डेफिनेटली सेट द हिस्ट्री। जो कोई भी व्यापार पे नियंत्रण रखेगा, व्यापार मार्गों पे नियंत्रण रखेगा, पूरी हिस्ट्री हमें यह बताएगी कि व्यापार और व्यापार मार्गों पे जिसने भी नियंत्रण रखा है उसने राजनीति पे, उसने वहां की व्यवस्थाओं पे और उसने इतिहास पे नियंत्रण रखा है। बात ठीक है। तो यूरोपीय बैठने वाले तो थे नहीं भाई, डिमांड यूरोप में खूब है प्रोडक्ट्स की, सप्लाई करनी है, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रही, डिमांड तो बनी हुई है। उसके लिए क्या कही हुई है, अल्टरनेट सी रूट ढूंढा, आए, व्यापार किया, इनको सरपास कर दिया, ये देखते रह गए, आया है, निकले यहां से, वापस चले गए गुड्स लेके। और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये बात छुपी नहीं रही कि भैया सिर्फ पुर्तगालियों को ही पता रहे। पुर्तगालियों ने कोशिश की कि ये जो सीक्रेट ट्रेड रूट है सिर्फ हमें पता रहे, बाकी लोग ना जान पाए। लेकिन सीक्रेट कब तक बना रहेगा? पुर्तगालियों के बाद डच, के बाद इंग्लिश, देन डेन्स, देन फ्रेंच। ग्रेजुअली धीरे धीरे सबको पता चल गया भैया कि वो सीक्रेट ट्रेड रूट क्या है। बात क्लियर हो रही है यहां से आप लोगों को? रीजंस समझ गए आप? कॉन्स्टेंटिनोपल का हारना, उस्मानी सल्तनत का साम्राज्य स्थापित होना यहां पे, और सेकंड चीज यूरोप में रेनेसां आना, पुनर्जागरण आना। इन दो कारणों की वजह से हम देख रहे हैं कि यूरोपियों का क्या हो रहा है, भारत में एडवेंट हो रहा है। और एक चीज और ध्यान देने की यहां जरूरत है, जब साइंटिफिक डिस्कवरीज को बूस्ट मिल रहा है यूरोप में रेनेसां पीरियड के बाद, जब नेविगेशन में एक्सपर्टीज हासिल कर ले रहे हैं यूरोपीय, तो उसके बाद न सिर्फ इंडिया जबकि ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, इन लैंड्स की भी खोज हो रही है। इसको बोला गया न्यू वर्ल्ड। अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस, इटालियन एक्सप्लोरर, ने अमेरिका की तलाश की, अमेरिका को खोजा। ब्राजील की खोज की गई, ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई, न्यूजीलैंड की खोज की गई। धीरे धीरे ऐसे करके अन्य जगहों की खोज की गई, अन्य जगह, अन्य क्षेत्र इन्हें मिले, और जहां जहां मिले वहां वहां यूरोपियंस ने क्या किया, अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लेटर ऑन यही जो डिस्कवरीज हैं, यही जो क्षेत्र जिस पे अधिग्रहण किया है यूरोपियों ने, जिस पे अपनी हेजेमनी स्थापित की, अपनी मोनोपोली स्थापित की है, बाद में जाके हम क्या देखेंगे कि दिस विल लीड टू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। कॉलोनियों की स्थापना होगी। इसी एडवेंट से, इन्हीं कारणों की वजह से शुरुआत होती है कि भारत आगे चल के, ब्राजील आगे चल के, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अन्य देश क्या बनते हैं, ब्रिटेन की कॉलोनी बनते हैं। कोई ब्राजील की कॉलोनी बनेगा, कोई स्पेन की कॉलोनी बनेगा। पोर्चुगीज को यहां पे थोड़ा सा बात करते हैं, पोर्चुगीज की, कि भैया सबसे पहले जब पोर्चुगीज आने वाले हैं, नंबर 1 आए हैं ये दौड़ में, सबसे आगे आए हैं, तो भाई इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, प्रिंस हेनरी, जिन्हें क्या कहा गया है, नेविगेटर। इन्हें पोप निकोलस फिफ्थ ने क्या किया, आदेश दिया कि ठीक है, आप अन्य क्षेत्रों को, न्यू वर्ल्ड को, नए जगहों को एक्सप्लोर करिए, खोजिए। तो हेनरी नेविगेटर, साइंटिफिक टेम्पर का आदमी, उसने प्रमोट किया, अपने एक्सप्लोरर्स को बूस्ट दिया, हेल्प की कि नहीं भैया आप अन्य क्षेत्रों की तलाश करिए, खोजिए। जब ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो हमें दूसरा रास्ता चाहिए। तो हेनरी ने प्रमोट किया। तो हमेशा पॉलिटिकल विल हमेशा आपको देखने को मिलेगी, जहां जहां पॉलिटिकल विल किसी काम को करने के लिए स्ट्रांग रहती है, वो कार्य अभी नहीं तो कभी होता ही होता है। उसके कोई ना कोई तरीके मिलते ही मिलते हैं। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
राजनीतिक इच्छा शक्ति ही देश को, राष्ट्र को, एक समाज को एक आगे दिशा देने का काम करती है। यहां पे राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, पॉलिटिकल विल था, एक एम था, हेनरी ने प्रमोट किया है, वास्को डी गामा निकले हैं बाद में। लेटर ऑन क्या होगा, हेनरी का सपना रहता है कि ठीक है ज्यादा ज्यादा लैंड्स की तलाश की जाए, लेकिन अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है इसकी, हेनरी की। बाद में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1493 में ट्रीटी हुई है बिटवीन पोर्चुगल एंड स्पेन। इसमें क्या डिसाइड हुआ है कि एक इमेजिनरी लाइन, यूरोप के वेस्ट में एक इमेजिनरी लाइन इन्होंने ड्रॉ की, केप वर्दे आइलैंड से वो लाइन गुजरती थी। किससे? केप वर्दे आइलैंड्स, सेंट्रल अटलांटिक में ये आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, वेस्ट ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल अटलांटिक में केप वर्दे आइलैंड्स। उनमें इस ट्रीटी के थ्रू स्पेन और पुर्तगाल में यह बात हुई कि इस केप वर्दे आइलैंड के वेस्ट में जो कुछ भी है वो स्पेन कैप्चर कर सकता है, और इसके ईस्ट में जो भी है वो कौन कैप्चर कर सकता है? पोर्चुगीज। ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट था कि पोर्चुगीज यूरोप से निकल के ईस्ट की तरफ बढ़े हैं, ना कि वेस्ट की तरफ, केप वर्दे आइलैंड्स के ईस्ट की तरफ, बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। और ये कब हुआ है? ये 1497 में हुआ है। तभी हम देखें 1497 में कॉन्वॉय निकला है इनका, एक वॉयज निकला है, कॉन्वॉय नहीं, वॉयज निकला है पोर्चुगीज का, और 1498 में भारत पहुंचा है। क्लियर है बात? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1493 में। एडवेंट ऑफ यूरोपियन के इस पार्ट में इतना ही। कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन जो रहेंगी, कैसे यूरोपीय, किस ऑर्डर में यूरोपीय कंट्रीज इंडिया आ रही हैं, सबसे पहले कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कहां अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो मैप के थ्रू हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक लिए थैंक यू, और प्लीज कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू।